हीथ, ये उनका पूरा नाम है। उसके बाद स्टोरी स्टार्ट होती है उस पोजीशन से जहाँ पर फिल हीथ अपने लोकल स्कूल में पढ़ा करते थे और साथ ही साथ अपने उस लोकल स्कूल के बास्केटबॉल टीम के कैप्टन थे। और अपनी जो इम्प्रूवमेंट थी वो बास्केटबॉल में बहुत अच्छे थे, बहुत ज़्यादा अच्छे, लेकिन अपनी स्पीड, अपनी हाइट और अपनी जो ग्रोथ है, ओवरऑल ग्रोथ फिजिकल एबिलिटी में, उसे बिल्ड करने के लिए उन्होंने वहाँ का लोकल जिम ज्वाइन किया था, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी बास्केटबॉल एबिलिटी को आगे बढ़ा सकें। उस समय शायद उन्हें ये नहीं पता था, या किसी और ने भी ये बात नहीं सोची होगी कि ये लड़का जो इतनी कम हाइट का है, ये किसी भी टाइम पे आगे जाके एक मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनेगा। लेकिन इनके अंदर की जो डेडिकेशन थी शुरू से ही, क्योंकि ये शुरू से ही बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, तो जो एक एथलीट होता है उसके अंदर एक डेडिकेशन लेवल होता है, जिसकी वजह से वो अगर कोई भी फील्ड अगर ज्वाइन करता है तो उसे अपना 100% देकर, एक डेडिकेशन, एक सेक्रीफाइस के साथ उसे आगे बढ़ाता है, जो उसे सक्सेस की राह पे ले जाते हैं। यही हुआ इनके साथ भी। जब इन्होंने जिम ज्वाइन किया तो इन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो गए। बहुत कम ट्रेनिंग करते थे, न्यूट्रिशन की इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन बॉडी इतनी परफेक्ट तरीके से इनकी बिल्डेड है, पहले से जेनेटिक्स में इतनी सारी चीज़ें दी हैं कि राउंड मसल बेलीज, अब देखें तो एक टीनेजर के अंदर इतनी सारी राउंड मसल बेलीज नहीं दिखेंगी, जबकि ये बास्केटबॉल खेला करते थे। ये कोई ऐसा गेम नहीं था, सॉकर नहीं था या फिर रग्बी नहीं था जिसमें कि इनके शोल्डर्स या फिर इनके लेग्स इतने ज़्यादा हाई लेवल पे, इतने ज़्यादा राउंड बिग दिखाई दे। लेकिन बिकॉज ऑफ इनकी जेनेटिक्स इतनी अच्छी है, इनके पास राउंड मसल बेलीज हैं, ये जब भी ट्रेनिंग करते थे तो इनका मसल बहुत ही अच्छा राउंडली पंप हुआ करता था। ईच एंड एवरी मसल ग्रुप में एक अलग सा सेपरेशन और पंप दिखाई दिया करता था। बास्केटबॉल के चैंपियन होने की वजह से अपने लोकल एरिया में इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का एडमिशन मिल गया, और इस बिहाफ पे उन्हें वो एडमिशन मिला था कि वो उस यूनिवर्सिटी की तरफ से बास्केटबॉल खेला करेंगे। तो एक तरीके से उन्हें बास्केटबॉल की वजह से एक स्कॉलरशिप मिली, जिसकी वजह से वो अपनी ग्रेजुएशन आगे कर पाते। यही वो एक ऐसा टाइम पीरियड था जिस टाइम पे उन्हें ये पता लग गया था, क्योंकि वो उस टाइम पे जूनियर से सीनियर कैटेगरी में गेम खेलने लग गए थे। और सीनियर कैटेगरी में आप सभी जानते हैं कि बास्केटबॉल एक हाइट का गेम है। जिनकी हाइट लंबी होती है उनके पास बहुत बड़ा एडवांटेज होता है बास्केटबॉल में अच्छा आगे करियर करने के लिए, जो कि फिल हीथ का एक डाउन साइड था कि उनके पास उतनी अच्छी हाइट नहीं थी। लेकिन उनके पास एक अलग पैशन, एक अलग मोटिवेशन तब तक आ चुका था, जिसे वो बॉडी बिल्डिंग में ढूंढ चुके थे। बॉडी बिल्डिंग में जब वो जिम में हार्ड वर्क करने जाया करते थे, क्योंकि उनके पास ऐसी जेनेटिक्स थी कि अगर वो लेस अमाउंट ऑफ फूड या फिर लेस न्यूट्रिशन वाला फूड भी लेते थे तो भी उनकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट दिया करती थी। उस वक्त बॉडी बिल्डिंग को अपना पैशन बनाने के लिए सोचकर उन्होंने बॉडी बिल्डिंग में अपना कदम रखा। और बॉडी बिल्डिंग में स्टार्टिंग के जब उनका पीरियड ऑफ टाइम था, उस टाइम पे धीरे धीरे मैगजीन से, अलग अलग जगह से, लोगों से, अपने लोकल जिम के ट्रेनर से, वहाँ से थोड़ी बहुत जितनी भी न्यूट्रिशन की नॉलेज वो ले सकते थे ली उन्होंने। वहाँ से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी तरीके से, एक मेंटलिटी के साथ कि अब उन्हें कम्पीट करना है इसमें। और जब इस मेंटलिटी के साथ फिल हीथ ने ट्रेनिंग स्टार्ट करी तो बहुत जल्द उन्हें एक ऐसे रिजल्ट मिलने लगे जिसकी वजह से उनकी जो बॉडी थी वो बाकी सभी एथलीट से बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल पर दिखाई देने लगी, कंडीशन वाइज भी और मसल साइज़ वाइज भी। उनका करियर स्टार्ट होता है इन 2002 जब उन्होंने कम्पीट करना स्टार्ट किया। और उस टाइम पे ही इन 2002-03 वो लगातार अपना जो एक जूनियर लेवल का कंपटीशन होता है बॉडी बिल्डिंग का लाइट वेट में, वो लगातार जीतते चले गए। और जैसे जैसे उनका कंपटीशन जीतना स्टार्ट हुआ, उनका मोटिवेशन इतना हाई हुआ कि पर ईयर वो इम्प्रूवमेंट के साथ अपना कभी भी ऑफ, जिसे कहते हैं ना कि कोई बॉडी बिल्डर अपने स्टेज को ऑफ दिखाई दे रहा है, ऐसा कभी भी उनके साथ नहीं हुआ। वो हमेशा ऑन दिखाई देते थे, हमेशा राउंड मसल बेली शो करते थे। और 2003 में वो टाइम पीरियड आया जब उन्हें पहली बार जे कटलर ने इम्प्रूवमेंट की वजह से नोटिस किया कि एक साल पहले फिल हीथ कैसे दिखते थे और एक साल बाद उन्होंने कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया, जबकि उनके पास वर्ल्ड के बेस्ट कोचेस नहीं हैं। तब उस वक्त जे कटलर ने फिल हीथ से कहा था कि आने वाले टाइम में तुम्हें स्पॉन्सरशिप जरूर मिलेगी और तुम एक अच्छे और एक बहुत बड़े बॉडी बिल्डर जरूर बनोगे। इस बात पे फिल हीथ को उस टाइम पे भरोसा नहीं हुआ था। फिल हीथ खुद ये बात एडमिट करते हैं कि उन्हें उस समय ये बात पे भरोसा नहीं था कि वो आगे जाके कभी मिस्टर ओलंपिया चैंपियन भी बनेंगे, क्योंकि वो कभी भी इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे अपनी एबिलिटी को लेके, क्योंकि उनके पास कोई इस बॉडी बिल्डिंग लाइन में गाइड करने के लिए कोई नहीं था। लेकिन वो टाइम पीरियड आया जब इन 2005 उन्होंने लगातार अपने जितने भी कॉम्पिटिशन्स थे सारे जीते और IFBB का प्रो शो खेलने के लिए वो क्वालिफाई कर गए। उस टाइम पे उन्हें हैनी रैम्बोट मिले और वहाँ से फिल और हैनी रैम्बोट की जोड़ी स्टार्ट हुई, जिसने कि आगे जाकर ऐसे रिकॉर्ड सेटल किए और ऐसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करके दिखाया जो सभी को लगता था कि बहुत मुश्किल है कि कोई एक छोटे फ्रेम का बॉडी बिल्डर इतना बड़ा लगातार मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बन पाएगा। वहाँ से कहानी हुई शुरू हैनी रैम्बोट, फिल हीथ और 3D मसल शोइंग की। बात आती है इन 2006 में। 2006 एक ऐसा ईयर था जिस साल फिल हीथ ने लगातार 2 प्रो शो खेले और दोनों बड़े प्रो शो, ये नहीं था छोटे प्रो शो, दोनों बड़े प्रो शो खेले और दोनों के दोनों ही जीते। पहला प्रो शो था कोलोराडो प्रो और सेकंड प्रो शो था न्यूयॉर्क प्रो। ये दोनों बहुत ही बड़े प्रो शो थे, इसमें बहुत अच्छे अच्छे और पुराने एथलीट्स खेला करते थे। वो एक टाइम था जिसके बाद फिल हीथ के दिमाग में ये चीज़ आ गई थी, क्योंकि तब तक फिल हीथ के मेंटेलिटी में ये कभी भी नहीं था, वो एक बिलीव सिस्टम नहीं था कि वो एक इतने अच्छे एथलीट हैं कि वो टॉप क्लास मिस्टर ओलंपिया चैंपियन के लेवल पे खड़े हो सकते हो। लेकिन हैनी रैम्बोट से
बॉडी बिल्डर रह चुके हैं जिन्होंने अपना करियर की शुरुआत की थी 1990 में और उनका करियर खत्म हुआ था 2009 में। उन्होंने ऑफिशियली रिटायर हुए थे। वो सिर्फ 2 ही ऐसे बॉडी बिल्डर है जिन्होंने 8 बार मिस्टर ओलंपिया जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें से एक ली हेनी है और दूसरा है रॉनी कोलेमैन। रॉनी कोलेमैन ज़्यादा फेमस इसलिए है क्योंकि रॉनी कोलेमैन ने जो कर दिखाया है वो अभी तक कोई भी बॉडी बिल्डर नहीं कर पाया। रॉनी कोलेमैन बचपन से ही स्ट्रांग होने के कारण वो फुटबॉल प्लेयर भी रह चुके हैं अपने स्कूल और कॉलेज के टाइम से, और करियर की शुरुआत में उन्होंने पावर लिफ्टिंग भी की थी। फिर धीरे धीरे उन्होंने हैवी ट्रेनिंग करने की उनको आदत ही थी क्योंकि जेनेटिकली वो ब्लेस्ड थे। कोई भी एक्सरसाइज, चाहे पुशिंग हो, चाहे पुलिंग हो, चाहे स्क्वाट की एक्सरसाइजेज हो, वो सभी में हैवी लिफ्ट करते थे और उनके रिकॉर्ड्स हैं हैवी लिफ्ट के। जैसे कि उन्होंने हैवी लिफ्ट किया था 765 पाउंड्स का, उन्होंने 4 रेप्स मारे थे और साथ ही उन्होंने एक 800 LBS के, जो अभी तक उनका सबसे ज़्यादा हैवी स्क्वाट थी, 800 LBS के 2 रेप्स, और डेड लिफ्ट भी उन्होंने 800 LBS की लगाई थी। और उसके बाद एक उनकी वीडियो आपने देखी होगी जिसमें उन्होंने 2300 LBS के लगातार 8 रेप्स लगाए थे। 2300 LBS यानी कि 1000 kg के आसपास। इन्हीं सभी 20 से 25 साल हैवी ट्रेनिंग करने के कारण ही जो उनकी बॉडी में जो वियर एंड टियर हुए उसी का रिजल्ट आज वो भुगत रहे हैं। इंटरव्यू में पूछा था कि आपको कोई रिग्रेट है लाइफ में, तो रॉनी कोलेमैन ने कहा था कि उन्हें एक रिग्रेट है जो उन्होंने 800 LBS के 2 रेप्स लगाए थे। अगर उन्हें दोबारा अगर मौका मिलता तो वो उसके 4 रेप लगाते। तो वो यहीं से पता चलता है कि रॉनी कोलेमैन कितने डेडिकेटेड और फोकस पर्सन थे अपनी लाइफ में। अब रॉनी कोलेमैन की इंजरीज की बात करें, रॉनी कोलेमैन की अभी तक 11 सर्जरीज हो चुकी हैं। रॉनी कोलेमैन की जो मेजर सर्जरीज थी वो नेक सर्जरीज, बैक सर्जरी और हिप सर्जरीज थी, और उसके बाद हिप सर्जरी उनकी मल्टीपल ऑफ टाइम हुई, जिनमें से ऑन एन एवरेज उनके 3 से 5 लाख डॉलर हर बार उनकी सर्जरी पे लगा करते थे। बट जो उनकी रिसेंटली एक सर्जरी हुई थी 11 सर्जरी थी, उनमें उनके $2 मिलियन लगे थे और वो अनसक्सेसफुल सर्जरी रही थी। जो उनकी बैक सर्जरी थी वो एक फ्रंट स्क्वाट जिन्होंने 600 LBS के लगाए हुए थे, और उसके बाद उनके हिप रिप्लेसमेंट जो बार बार उनके हैवी लेग प्रेस लगाने की वजह से हुई थी। जब रॉनी कोलेमैन की बैक इंजर्ड हुई थी तो डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है कि जो उनकी बैक बोन है, जो उनकी लोअर बैक है, वहाँ पे स्क्रू लगाने होंगे। तो वहाँ पे जब डॉक्टरों ने स्क्रू लगाए तो रॉनी कोलेमैन लगभग ठीक हो गए थे, पर डॉक्टरों ने कहा था कि हैवी लिफ्ट नहीं करने को। पर जब रॉनी कोलेमैन दोबारा जिम चले गए, उनकी एक आदत थी जिसके कारण उन्होंने दोबारा से हैवी लिफ्ट करना शुरू कर दिया। अब हुआ क्या कि रॉनी कोलेमैन की जो स्क्रू लगे थे उनकी लोअर बैक पे 3 स्क्रू लगे थे, उनमें से कुछ स्क्रू टूट गए थे। अब यहाँ पे बात होती है कि वो स्क्रू कैसे टूटे। वो स्क्रू टाइटेनियम के बने हुए थे और वो स्क्रू इम्पोर्ट हुए थे चाइना से। तो काफ़ी क्वेश्चन उठे थे कि वो स्क्रू में फ्लॉ था या फिर वो स्क्रू इस वजह से टूटे हैं कि रॉनी कोलेमैन ने हैवी लिफ्ट किया या फिर उन्होंने दोबारा से ट्रेनिंग की। तो इसका कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं है किसी के पास कि जो स्क्रू टूटे वो क्यों टूटे। तो उसकी वजह से उनकी बैक पे बहुत ज़्यादा डैमेज हो, जिसके कारण उनकी मल्टीपल ऑफ सर्जरीज और होनी पड़ी, और जिसके कारण उनके काफ़ी सारा पैसा भी गया और उन्हें काफ़ी दर्द सहना पड़ा अपनी बॉडी में। इसी तरह उन्हें अपना हिप भी रिप्लेस करना पड़ा। पर रॉनी कोलेमैन कहते हैं कि ये जेनेटिकली है, कि उनके ख़ानदान में भी पहले बहुतों के हिप्स में प्रॉब्लम आई। ये कहना काफ़ी मुश्किल सा है कि ये जेनेटिकली है या फिर उनकी ट्रेनिंग की वजह से उस पर उनके हिप्स डिफेक्टिव हुए। तो हो सकता है कि वो हैवी लिफ्ट के कारण भी हुए हो। तो रॉनी कोलेमैन एक ऐसे बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने पूरा जीवन बॉडी बिल्डिंग के लिए दांव पे लगा दिया। तो अगर रॉनी कोलेमैन के लवर्स भी है, हेटर्स भी हैं, तो कुछ कहते हैं कि रॉनी कोलेमैन ने जो किया वो गलत था। रॉनी कोलेमैन को इससे कोई रिग्रेट नहीं है। अब जो रॉनी कोलेमैन ने कर दिखाया है वो 0.001% लोगों ने किया है पूरी दुनिया में। अब उन्होंने अपनी लाइफ में वो मुकाम हासिल कर लिया है जो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो रॉनी कोलेमैन एक तरह से उन्हें कह सकते हो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। इतनी सारी इंजरीज के बाद भी देखना कभी वो हमेशा हंसते रहते हैं, हमेशा उनके मुँह पे स्माइल है। तो एक माइंड सेट होता है एक चैम्पियन का, जिसके कारण वो आज इस मुकाम पे है।